everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूनिट स्टार्ट कर दिया है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को लेकर। ठीक है, हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने ये समझा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स, है ना। और वहां से हमने ये भी समझा कि किस तरह से हम अपनी डिजायर्ड जीन को किसी वेक्टर के थ्रू होस्ट के अंदर पहुंचाकर हम अपनी डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सारे प्रोसेसेस हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, और ये डिस्कशन रहेगी हमारी आज की। तो इससे पहले कुछ भी स्टार्ट करें तो एक बार ये देखते हैं कि अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप पर जाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को करेंगे डाउनलोड, फोन नंबर एंटर कर क्रिएट कर देंगे आपका नया अकाउंट और क्लिक कर देंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको फिल करनी होगी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद ओटीपी नंबर से अपने फोन को वेरीफाई करवा देंगे, फोन नंबर को। एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग सम कोर्सेज, और उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, नीट का कोर्स। ठीक है, सॉरी, हम सिलेक्ट कर लेंगे बेटा नीट का कोर्स। ठीक है, तो नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्या होगा, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज 12th क्लास, एज वी आर एनरोलिंग अवरसेल्फ फॉर द टॉपर्स बैच। ठीक है, देन हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमारी 12th बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए। हमें पढ़ने हैं बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर इन तीनों कोर्सेज को आप परचेज करते हैं तो किसी भी चैनल पर, किसी भी मार्केट में, मतलब कहीं भी, तो आपको ये जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। और हमारे भी इस पूरे कोर्स का जो अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज़। बट क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो कि पैसे की कमी की वजह से या ड्यू टू एनी रीज़न वो ये चाहता है कि मुझे ये सारा का सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाए, तो हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, दैट फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देंगे बेटा। जैसे ही ऐड टू कार्ट में आप देखेंगे तो फ्री इजीली कूपन कोड जब आप फिल कर देंगे तो पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आपको कहीं कोई क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बहुत ही इजी वे में आपके सामने होंगी, राइट। इसके अलावा आपको मिलेगी डीपीपी डेली प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ आपको मिलेगी एनोटेटेड पीपीटी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट हमसे पोस्ट करके भी आस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस शुरुआत करते हैं, हमारी प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, टूल्स का मतलब क्या समझते हो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय टूल्स। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे टूल्स बेसिकली होते हैं बेटा औजार, है ना। कोई भी आप काम करने जाते हो, जब आप कोई अपनी इंजीनियरिंग शो करना चाहते हो या इंजीनियरिंग करना चाहते हो, व्हाटएवर, है ना, तो हमें अपने कुछ औजार चाहिए होते हैं। एक टीचर का औजार क्या होता है, पेन होता है, बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड है, बुक्स है, इस तरह से। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जीन्स जो है बेसिकली क्या है, डीएनए तो है। डीएनए क्या, एक तरह से केमिकल है। तो हमें इन सब जीन्स के ऊपर जो भी हमें काटापीटी करनी है, जो भी हमें इनको ट्रांसफर करना है, ये सारा का सारा काम किसका है, एंजाइम्स का, राइट। एंजाइम्स के अलावा हमें ये भी चाहिए कि कोई हमारी डिजायर्ड जीन को कहीं दूसरे होस्ट में ले जाए, उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए, और जो होस्ट है वो हमारी डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई कराने के लिए एक्सेप्ट कर ले, मतलब हम उसको सक्षम बना दें, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। तो इन्हीं कुछ बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार देखते हैं बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर हमने
क्या समझा था जब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था? किसने बनाया था बेटा? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। इनके नाम आप जरूर जरूर याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 1972 के अंदर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये कहाँ से बना था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली थी हमने, किसकी? बैक्टीरिया की। क्या नाम था उस बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने एंटीबायोटिक जीन को, रेजिस्टेंट जीन को अलग कर लिया था। अब हम ये चाहते थे कि इस जीन को ई कोलाई के प्लाज्मिड का पार्ट बना दें। ई कोलाई के प्लाज्मिड का पार्ट बनाने का मतलब हम इसको ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा दें, ठीक है, और वापस इसको ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई होने दें। तो ये क्या था बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक बार जल्दी समझते हैं। देखो क्या था हमारे पास? हमारे पास था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइट। हमने क्या किया बेटा? इसके पास एक बहुत ही शानदार वाली जीन है, मतलब एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर नहीं होता, राइट। वो जीन कहाँ प्रेजेंट है? इसके प्लाज्मिड में, ठीक है। ये मान लो आपका सॉरी, ये आपका क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। दिस इज प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। अब इसके पास एक जीन है जिसको हम ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जीन कौन सी है बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हमने क्या किया? हमने इस जीन को यहां से कट कर लिया, ठीक है। कट करके हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब ये जीन हमारी कौन सी हो गई? दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। दिस इज आवर डिजायर्ड जीन, या मैं इसको बोल दूं फॉरेन, बाहर का डीएनए है फॉरेन, या मैं इसको बोल दूं एलियन डीएनए, एक ही बात है बेटा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया? हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थी, हम ये चाहते थे ई कोलाई के अंदर हम मतलब ई कोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना दें, राइट। तो हमने क्या किया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से व्हाट वी डिड, हमने डिजायर्ड जीन दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अलग कर लिया था, ठीक है। और इधर से हमने क्या किया? ई कोलाई का प्लाज्मिड ले लिया। अब देखो, अब ये जो बेचारा प्लाज्मिड है इसके पास कहीं से भी कोई भी जगह नहीं है कि अपने अंदर किसी को भी आने दे, राइट। कहीं कोई जगह नहीं दिख रही है। तो अगर हमें ये वाली जो हमारी डिजायर्ड जीन है, अगर हमें इस प्लाज्मिड में, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है बेटा, अगर हमें इस प्लाज्मिड के अंदर एंटर करवानी है तो इसके लिए हमें इस प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप एंटर कर जाएगी, नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इस प्लाज्मिड को यहां से मान लो हमने कट कर दिया, तो हमें ये कट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कट करने के बाद हम जो हमारी वाली ये जो डिजायर्ड जीन है इसको हम इसके साथ ज्वाइन करवा देते हैं। यही सीखा हमने, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए बना, ये क्या बन गया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो या आप इसको अब देखो ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया? एक सेकेंड, हमने ये किया कि पहले हमारे पास ये क्या था? प्लाज्मिड था। व्हाट वी हैव दिस प्लाज्मिड, ठीक है। किसका प्लाज्मिड है ये? ई कोलाई का। हम इसके अंदर डिजायर्ड जीन को एंटर करवाना चाहते हैं। हमने क्या किया? इस वाले प्लाज्मिड को यहां से कट कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या ज्वाइन करवा दी? हमने ज्वाइन करवा दी ये वाली हमारी वाली डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये थी बेटा हमारी प्रीवियस डिस्कशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हम इधर से काट रहे हैं, इधर जोड़ रहे हैं, इसको काट रहे हैं, ये सारा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें चाहिए कुछ औजार, और बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे जो हमारे पास क्या है? एंजाइम्स है, ऐसे औजार हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम कैंची लेकर आएंगे, हम नाइफ लेकर आएंगे, हम ब्लेड लेकर आएंगे और इसको काट देंगे। मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स, और इसी तरह से जब हमने कट कर दिया मॉलिक्यूलर सीजर से, फिर हमें इनका नंबर भी बढ़वाना है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब ये किसका पार्ट है? ई कोलाई का। देखो अब मैं इसको जो पिंक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब अब ये क्या बन गया? दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ई कोलाई, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा? ये करेगा मल्टीप्लाई करेगा,
तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया बना देगा। क्या बना देगा? बहुत सारे बैक्टीरिया, मतलब अपने प्रोजेनी को नंबर बढ़ा देगा। और इस प्रोजेनी के साथ साथ क्या होगा? इस प्रोजेनी के साथ साथ हमारी जो डिजायर्ड जीन है, मतलब ई कोलाई के पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो ई कोलाई बने, अब हम इनको बोल देंगे ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई। कैसे? इनके अंदर आ गया, इनका जो डीएनए है हमने उसको रिकॉम्बिनेशन करके हमने इसके अंदर हमारी वाली डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया और अब हम इसका नंबर बढ़वा सकते हैं। ये थी बेटा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो देखो तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या हुए? बेसिक स्टेप्स बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इनको क्रिएट करने के लिए देखा जाए तो हमें सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करो बेटा? आइडेंटिफाई कर लो हमारी डिजायर्ड डीएनए को। ठीक है, कर लिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारी डिजायर्ड डीएनए थी, उसको इंट्रोड्यूस करवा दो किसके अंदर? विद द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना है हमारे डिजायर्ड डीएनए को, मतलब आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर। ठीक है, अब होस्ट को हमें मेंटेन करना है। क्या करने के लिए? कि वो आइडेंटिफाइड डीएनए होस्ट के अंदर रहे और क्या करे? नंबर मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट जनरेशंस में। ठीक है, ये है बेटा पूरे 3 बेसिक स्टेप्स किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। राइट, ओके। अब इन सब कामों के लिए हमने ये बोला कि हमें चाहिए कुछ औजार, हमें चाहिए कुछ टूल्स। वो टूल्स किस फॉर्म में है? या तो वो एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स जब हम कट करने के लिए हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, हमें लाइगेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, कट कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दैट इज हमारी डिजायर्ड डीएनए को कट करने के लिए वी नीड अ मॉलिक्यूलर सीजर। कैंची की तरह काम करेगा ये एंजाइम। राइट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स हमें ऐसे चाहिए जो इनको कट कर सके। तो वो केमिकल्स बॉडी के अंदर हम कोई सच्ची वाली कैंची नहीं चलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? एंजाइम्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो जाएंगे, पॉलीमरेज एंजाइम से हम हमारी जो जीन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट, डीएनए रेप्लिकेशन। राइट, और लाइगेज एंजाइम से, लाइगेज का मतलब होता है बांधना, हम हमारी जो डिजायर्ड जीन को जिसको हमने कट करके इस प्लास्मिड के साथ जो अटैच करवाया, इसके अंदर किसका रोल आया? दैट इज लाइगेज एंजाइम का। कट किसने किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। अब इसका नंबर कौन बढ़ाएगा? पॉलीमरेज एंजाइम। राइट, आई होप हमें ये बातें क्लियर हैं। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे, हम पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट टूल्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम्स को। ठीक है, तो एंजाइम्स में भी हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब हमारी जो डिजायर्ड जीन को हमने आइडेंटिफाई करके इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट के अंदर, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई वेक्टर। वेक्टर क्या काम करता है बेटा? वेक्टर हमारी डिजायर्ड जीन को लेके जाता है। ठीक है, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग मतलब अब जब जीन्स की कॉपीज बनेंगी तो क्या बनेंगे? वो क्लोनिंग हो जाएगी जीन्स की। ठीक है, ओके। देन होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है, होस्ट को सक्षम बनाना है, जो हमारे डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करवाकर होस्ट नेक्स्ट आगे जनरेशन में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम्स के साथ। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है दैट वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अब हम समझ रहे हैं इंजीनियरिंग किसके साथ? जीन्स के साथ, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इसके मतलब कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, वो टूल्स हमने अभी भी डिस्कस किए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए जो कैसे एक्ट करेगा? दैट विल एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, पॉलीमरेज क्या कराएगा? पॉलीमरेज एंजाइम विल हेल्प इन रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक है, लाइगेज क्या करेगा? विल हेल्प टू अटैच
द डिजायर्ड जीन विद प्लास्मिड के साथ कह लो, है ना, क्योंकि प्लास्मिड को हम ज्यादातर वेक्टर की फॉर्म में यूज करते हैं। प्लास्मिड भी क्या है बेटा, बेसिकली डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो अपने आप अपना आपको रेप्लिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमें चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट को भी हमें क्या बनाना है बेटा, कॉम्पिटेंट बनाना है, ताकि वो हमारी डिजायर्ड जीन को अपने अंदर ले सके। ऐसी तो नहीं है कि दरवाजे खुले हैं किसी भी सेल के, कोई भी चीज़ अंदर आ जाएगी अपने आप, कोई भी चीज़ बाहर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कुछ ऐसे हम प्रोसेसेस देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के ऊपर, और तो हमारा जो पहला डिस्कशन है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वर्ड को पकड़ना बेटा, एक बार के लिए वर्ड को पकड़ना। ठीक है, वर्ड है हमारे सामने रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कहाँ से आया ये वर्ड ये हम समझेंगे अभी। और हमारे सामने एक पिक्चर दिख रही है जिसके अंदर क्या है, कुछ कैंची सी चल रही है, किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। दैट मीन्स हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब एक तरह से मॉलिक्यूलर कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है जो डीएनए को कट करेंगी। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, ईयर 1963 की बात है। दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफॉज इन Escherichia coli were isolated. One of these added methyl groups to the DNA while other cut the DNA. ठीक है, ओके, ये बेटा एक स्टोरी है। स्टोरी तो क्या है, मतलब डिस्कवरी बता रहे हैं कैसे हुई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। 1963 की बात है, और साइंटिस्ट थे हमारे, देयर वर सम साइंटिस्ट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस बैक्टीरिया। ठीक है, मेरे पास ये है बेटा एक बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, है ना, तो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं दैट देयर इज वन प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट का ना बेटा अपना एक न्यूक्लियोइड होता है, और एक क्या होता है इसके पास, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके पास दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। और अब क्या हुआ, इसको मान लो आके अटैक कर दिया एक बैक्टीरियोफाज ने। ठीक है, बैक्टीरियोफाज समझते हो क्या होता है, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज वो होता है जो बैक्टीरिया को अटैक कर दे, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर दे। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज बैक्टीरियोफाज, राइट। बैक्टीरियोफाज वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर दे। अब इसने क्या किया बेटा, अटैक करने के बाद इसकी वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर पैनिट्रेट करने के बाद ये जो इसका जीनोम है ना, इसको बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, अब बेचारा बैक्टीरिया इस जीनोम की वजह से, मतलब इस बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन की वजह से मर सकता है। ठीक है, तो अब और कोई तरीका तो है नहीं इसके पास, तो नेचर ने इसको भी कुछ अपना डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है। इसके पास क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, पर्टिकुलर साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे जाके ये बैक्टीरियोफाज के जो जीनोम को कट कर देता है। ठीक है, मान लो इसने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठहरो, इसने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। तो कट कर दिया जब हमने, तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो जीनोम है, क्या ये जो वायरस का जीनोम है, क्या ये मल्टीप्लाई कर पाएगा? ये तो ऐसे कट हो गया। अब क्या ये अपना नंबर बढ़वा पाएगा वायरस बैक्टीरिया के अंदर? नहीं बढ़वा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, यहां से लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। खुद को बचाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है बेटा? वो तरीका है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE मैं लिख रही हूं, राइट। अब क्या हुआ, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने नो डाउट कट कर दिया
कट कर दिया वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज के जीनोम को एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसने बैक्टीरिया ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से खुद का मतलब जीनोम, जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है उसको तो मान लो खत्म कर दिया और खुद को बचा लिया, बट इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये नहीं पता उसको जहां भी स्पेसिफिक साइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये कट करता है ए और टी के बीच में, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके जो खुद का जीनोम है, क्या यहाँ पे ये वाली साइट नहीं हो सकती? क्या यहाँ पे ये वाली साइट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यहाँ से भी कट कर देगा, राइट? मतलब बैक्टीरियोफाज के जीनोम को काटने के साथ साथ ये खुद के जीनोम को भी कट कर सकता है, राइट? तो इसके लिए भी इसके पास सॉल्यूशन है। इसकी बॉडी में, प्रोकैरियोट की बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ एक तो हो गया बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मान लो एंजाइम है, एक तो हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक और दूसरा एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज मिथाइलेज, ठीक है। अब ये मिथाइलेज क्या करता है, इस जगह पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के जीनोम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है उसको कट कर देगा एट स्पेसिफिक साइट, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने खुद को बचा लिया मिथाइलेज से और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कटिंग से, बट जीनोम किसका, वायरस के जीनोम को कट कर दिया। अब भले कितने बैक्टीरियोफाज आते रहे, तो ये हमारे अंदर नहीं होता है मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट दिस इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या करता है बेटा, कट करता है वायरस का जीनोम एट स्पेसिफिक साइट। खुद के जीनोम को कैसे बचा लिया, मिथाइलेटेड ग्रुप से। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे दैट मिथाइलेज क्या करता है बेटा, ऐड मिथाइल ग्रुप टू इट्स ऑन जीनोम। बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है, और खुद को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दिस थिंग यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर आर, एक तो मिथाइलेज है और दूसरा क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई, 1963 की बात है, यहाँ से डिस्कवरी होती है। तो बैक्टीरिया से हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, ताकि हम मतलब हमें ये पता लग गया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कट करता है भाई डीएनए, ठीक है। तो हमने अब इसको यूज करना शुरू कर दिया हमारे काम के लिए, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और इनको बड़े प्यार से बुलाया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। तो थैंक्स टू दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर पाए, राइट। तो देखो अब आज की डेट में ना हमारे पास बेटा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। करीबन हमने 900 के करीब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया है 230 बैक्टीरिया से। मतलब कहने का ये, एक बैक्टीरिया से हम एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए को कट किया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और स्पेसिफिक साइट्स है ये अभी हम डिस्कस करेंगे EcoRI कहाँ से कौन सी साइट पे कट करता है, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो, द लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये जो न्यूक्लियसेस हैं, ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस जो हमने सेपरेट किए, जो हमने आइसोलेट किए, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियसेस की। न्यूक्लियसेस हमने पढ़ा कितनी टाइप के, एक होते हैं बेटा एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मेरे पास मान लो एक डीएनए स्ट्रैंड है, आई हैव दिस डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है और एक मेरे पास है ये वाला डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। आई हैव दिस डीएनए स्ट्रैंड, राइट।
एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, एंडोन्यूक्लियस कट करेगा यहाँ बीच में से, यहाँ बीच में से कट करेगा, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगा, यहाँ बाहर से। तो एक्सो मतलब आउटर वाली साइड से, एंडो मतलब बीच में। तो हमारे पास जो न्यूक्लियसेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस जो कट करेंगे डीएनए को फ्रॉम आउटर साइड, और एंडोन्यूक्लियस जो कट करेंगे डीएनए को फ्रॉम बीच में से कट करेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, न्यूक्लियसेस कितने टाइप्स के हैं बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो हमारा इस चैप्टर में जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। हम बात करेंगे एंडोन्यूक्लियसेस की, ओके। दैट लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसने बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। पर्टिकुलर साइट पे, स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को कट किया, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और जो पहला फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया दैट वाज HindII, राइट, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide, ठीक है, ओके। देखो HindII की अगर मैं बात करूं, हमें पता है वी नो कि मान लो ये मेरे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, और ये मान लो मेरे पास दूसरा मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये है बेटा इसका मान लो 3 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड, और ये है इसका 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो जहां भी देखो GT ये वाला जब सीक्वेंस मिलेगा CA, यहाँ पे पायरिमिडिनो, यहाँ पे प्यूरिनो, यहाँ AC और TG, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस वाली साइड में एंडो मतलब बीच में सब कट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से डीएनए को बीच में से कट कर देगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आज की डेट में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं जो डिफरेंट साइट्स पे कट कर रहे हैं। तो आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स है, LU1, HIM3, BAM-H1, HIND3, EcoRI, ठीक है। LU1 and HE3 produces blunt ends, BAM-H1, HIND3 and EcoRI produces sticky end। तो बेसिकली क्या होगा, देखो अब हमें मतलब समझना है स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स का। एक्सोन्यूक्लियस जब कट करेंगे तो हमारे पास आएंगे बेटा ब्लंट एंड्स, जब एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे तो वहां से आएंगे बेटा स्टिकी एंड्स हमारे पास। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार इसको भी समझाते हैं। देखो अगर हमारा ये मान लो सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है बेटा डीएनए, ठीक है, ये है उसका दूसरा स्ट्रैंड, राइट। मेरे पास मान लो इस जगह पर है GATTCA फॉर एग्जांपल, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इसके सामने कौन सा हो गया, यहाँ पे ले लेंगे ठहरो AC, यहाँ ले लेंगे हम G, और यहाँ मान लो है हमारे पास T, हम यहाँ ले लेंगे A, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया CTCCG। तो अब मान लो हमने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमने EcoRI ले लिया, तो EcoRI क्या करेगा, यहाँ से मान लो कट कर देता है और इधर से यहाँ से कट कर देता है, पर्टिकुलर साइट है A और G के बीच में से कट लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब होगा ये एक तरफ से बेटा ये वाला एंड आ गया, कौन सा, जहां पे ओनली क्या है G, और एक तरफ आ गया ये वाला एंड ATTCTC, राइट। दूसरा एंड हमारे पास आ गया दिस वन और दिस वन, यहाँ पे आ गया G और यहाँ आ गया CTCCG। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो एंड्स बने हैं दे आर ऑफ, इनकी जो लेंथ है दैट इज नॉट इक्वल, राइट। तो ऐसे एंड्स को यहां से कट किया और यहां से कट किया, तो ऐसे एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स के अंदर क्या होता है बेटा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कट, राइट। तो जिसकी वजह से अनइक्वल लेंथ के हमारे पास स्ट्रैंड्स आते हैं, दैट इज नोन एज स्टिकी एंड्स। बट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड एक्सोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास आएंगे बेटा ब्लंट एंड्स, राइट। तो अब आप देखो आपके पास क्या सीन है, सी
The specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. ठीक है, पहला कौन सा आइसोलेट हुआ था, याद रखेंगे, हिंद 2 was isolated first and characterized 5 years later. It was found that hind 2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. हिंद 2 हमेशा स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आया और चल भी मेरा मन कर रहा है तो यहाँ से काट दो, डीएनए को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, नहीं। एंडोन्यूक्लियेजेस स्पेसिफिक साइट को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो कट लगाते हैं, ठीक है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, ठीक है। बिसाइड्स हिंद 2 आज हमारे पास मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है that have been isolated from over 230 strains of bacteria, or each of which recognizes different recognition sequence. मतलब अगर 230 बैक्टीरिया है, 900 हमने एंजाइम निकाल चुके हैं, दैट मीन्स एक बैक्टीरिया में से हमने एक से ज़्यादा एंजाइम को आइसोलेट किया है। ये जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, याद रखेंगे, स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, उस साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हिंद 2 जो कट करेगा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस पे कट करता है, ठीक है। ओके, आगे आओ। हाँ, अब देखो, अब इन जो एंडोन्यूक्लियेजेस को जब नेम करने की बारी आती है, कैसे हमने बोला कि हम इसका नाम हिंद 2 रख देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अक्सर बच्चों के मन में ये वाला डाउट आ जाता है। नहीं, हमने ऐसे ही रैंडमली नेम नहीं रखे हैं, ठीक है। इन नेमिंग के पीछे मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हम अब एंडोन्यूक्लियस को नेम करना सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखा हुआ है EcoRI। कहीं ऐसा तो नहीं इको वर्ड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये इको फ्रेंडली होगा इसलिए हमने EcoRI बोल दिया, नहीं। जो इसका E है, जो इस restriction endonuclease, this is EcoR1 is a restriction endonuclease। इसको आइसोलेट किया गया है बेटा आइशचिया कोलाई से, इसको आइसोलेट किया गया है आइशचिया कोलाई से, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट अल्फाबेट इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमने ले लिया। आइशचिया क्या है बेटा, इसकी जीनस है, दिस इज व्हाट इट्स जीनस। तो जीनस का पहला अल्फाबेट ले लो, हमने क्या किया, जीनस का पहला अल्फाबेट ले लिया। कोलाई इसकी क्या है बेटा, स्पीशीज है, ठीक है। ये क्या है, इसकी स्पीशीज। तो ये हमने स्पीशीज के पहले 2 अल्फाबेट ले लिए, और हमें पता है कि स्पीशीज के अंदर हम स्मॉल अल्फाबेट्स लेते हैं, तो स्पीशीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया CO से। आर क्या है, इसकी स्ट्रेन है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट स्ट्रेन लेते हैं, तो इसी तरह से EcoRI की कौन सी स्ट्रेन है, R स्ट्रेन है। और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन नंबर है ये, द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। आई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें ये बताते हैं, ये रोमन नंबर एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि कौन से ऑर्डर में इसकी डिस्कवरी हुई थी, राइट। तो इस तरह से वी आर नेमिंग दिस endonucleases. The convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus. Second 2 letters comes from the species of prokaryotic cell from which they were isolated. ठीक है, तो EcoRI comes from Escherichia coli RY13. RY अब इसकी क्या होगी, RY13 होगी बेटा इसकी स्ट्रेन, ठीक है। तो हमने क्या किया, R इसकी स्ट्रेन लगा दी। द लेटर R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब इसी तरह से हिंद 2 का बनाओ जल्दी से, हिंद 2 का मीनिंग नेम बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। तो चलो एक बार हिंद 2 वाली स्लाइड पे चलते हैं। कैसे आया होगा बेटा इसका नाम हिंद 2, देखो H4 हमने क्या लिया, लेटस मार्क इट हियर। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं नेमिंग की, ठीक है। लेटस चेक नॉमेनक्लेचर ऑफ restriction
एंजाइम्स। ठीक है, ओके। हम क्या कर रहे हैं, चलो एक्वाराई का हमने बना लिया, हम हिंद 2 को देखते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लंजी, हीमोफिलस इन्फ्लंजी। ठीक है, जल्दी से अब मुझे ये बता दोगे कि फर्स्ट नेम कैपिटल H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। ठीक है, ये क्या है इसकी, दिस इज व्हाट, दिस इज जीनस। ये क्या है, इसकी स्पीशीज है इस बैक्टीरिया की। ठीक है, तो हमने इसके ये 2 अल्फाबेट्स ले लिए, हमने कौन से, IN ले लिया, और इसका हमने क्या ले लिया, कैपिटल HIN। ठीक है, अब देखो, अब हमने D क्यों लिया, जो इसकी स्ट्रेन है उसमें R ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं बेटा इको आर के अंदर, तो अब हमारे पास जो स्ट्रेन में बचता है D। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, एक सेकेंड, हमने ये देखा जो इको RI की स्ट्रेन है दैट इज R हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं, अब इसकी स्ट्रेन क्या आ जाएगी, RD। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं D को। ठीक है, तो स्ट्रेन को लिखने के लिए हिंद। ठीक है, तो अब आप समझ गए ये क्या है बेटा, ये क्या है जीनस, ये क्या है स्पीशीज, ये क्या है इसकी स्ट्रेन, और 2 मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी मतलब 2, राइट, सेकेंड नंबर पे इसको डिस्कवर किया, दैट इज हिंद 2। तो नाउ यू कैन से, इसी तरह से इको RI का बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया है, कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लंजी, इसकी हो गई बेटा स्पीशीज। नॉमेनक्लेचर देने के लिए हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं, दैट इज हिंद 2, राइट। चलो आगे आ जाओ, आई होप हमें ये समझ में आ गया कि हमें नेम कैसे करना है। ओके, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दे बिलोंग टू द लार्जर क्लासेस ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लियोटाइड्स को मतलब एक तरह से कट करेगा, है ना, न्यूक्लियेजेस, DNA को, RNA को, दैट इज न्यूक्लियेजेस, लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम है। दीज आर ऑफ 2 काइंड्स, हमने अभी भी समझा, एक्सोन्यूक्लियस होंगे और एंडोन्यूक्लियेजेस होंगे। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, कहां से, फ्रॉम द एंड्स, बाहर वाली साइड से, एक्सो, राइट। Whereas endonucleases makes cuts at specific position within the DNA, right? आप यहां से देख सकते हैं, this is a DNA. The enzyme cuts both strands at the same site. यहाँ पे देखो, यहाँ से कट कर दिया, GA वाली साइड पे इको RI यूज हुआ, दिस इज इको RI, और यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ हैंगिंग से स्ट्रैंड बन गए बेटा, आधा ऊपर लटक रहा है, आधा नीचे लटक रहा है। तो ऐसे अनइक्वल स्ट्रैंड्स को, ये देखो, मार्क इट हियर, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ऐसे देखो तो यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो इधर ये दूसरा इको RI ने दूसरे DNA, फॉरेन DNA को भी हमें कट कराना है, और हमें होस्ट के मतलब वेक्टर के DNA को भी कट कराना है। तो यहां से जब कट किया तो एक स्टिकी एंड ये वाला आ गया, एक स्टिकी एंड आ गया हमारे पास ये वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इको RI ने कट कर दिया DNA बिटवीन बेसिस, किसके बेस में, G और A के बीच में। अब फॉरेन DNA को यहां से उठा के इसके ऊपर लगा दो, मतलब यहां से उठा के ये इसका, मान लो ये वाला पार्ट इसका कट था, ये इसका कट था, और इधर से ये इसका हैंगिंग और ये दिस वन इज कट, तो ऐसे इनको दोनों को जोड़ देंगे, राइट। तो जिस तरह से हम क्या बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट DNA इज फॉर्म्ड। आगे देखो, age restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence. कोई भी जो restriction endonuclease एंजाइम है, ऐसा नहीं होता है कहीं से भी रैंडमली कट नहीं करेगा, राइट, कहीं से भी रैंडमली कट नहीं करेगा, ये कट करेगा स्पेसिफिक साइट्स पे। तो सबसे पहला काम क्या है, इंस्पेक्ट करेगा भी लेंथ कितनी है DNA की। अगर एक बार इसको लेंथ मिल गई और इसको अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, ये बाइंड कर जाएगा जाके DNA के साथ, और दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या कर देगा, कट कर देगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज, अब ये जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो क्या हुआ, it recognizes specific palindromic nucleotide sequences in the DNA.
ठीक है। तो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करेंगे। पहले एंडोन्यूक्लियस आएगा, लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा और कट करवा के क्या प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि हम एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, स्टिकी एंड्स। ठीक है, चलो तो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब हमारे सामने बेटा एक नया वर्ड आ गया, दैट इज पैलिंड्रोमिक। व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक? ठीक है, तो पैलिंड्रोम्स एग्जैक्टली होते क्या है? एनसीईआरटी इज आस्किंग फ्रॉम यू, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि पैलिंड्रोम्स एक्चुअली होते क्या है। व्हाट पैलिंड्रोम्स एग्जैक्टली आर? देखो, पैलिंड्रोम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रही हूं, आई हैव रिटन नितिन, मैंने लिखा मॉम, मैंने लिखा डैड। ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब अगर मैं इसको चाहे मैं यहां से रीड करूं चाहे मैं यहां से रीड करूं, दोनों तरफ, चाहे इधर से रीड करूं चाहे इधर से, यहां से भी नितिन पढ़ा जा रहा है, यहां से भी नितिन पढ़ा जा रहा है। मॉम को मैं चाहे यहां से रीड करूं चाहे यहां से रीड करूं, मॉम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे ही डैड को। तो ऐसे वर्ड्स विच आर रेड इन एनी डायरेक्शन मीनिंग सेम ही आता है। ठीक है, तो जैसे कि और भी आपको बता दूं मैं, नमन, नमन। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसका नाम नमन होगा तो वो क्या है, पैलिंड्रोम है, चाहे यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो। ठीक है, और अब एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रही है, दैट इज मलयालम। पढ़ लो इसको, चाहे यहां से रीड कर लो चाहे यहां से रीड कर लो, मलयालम, मलयालम। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम। और सेम इसी तरह से डीएनए के पास भी ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, जीसी और सीजी। ठीक है, तो नहीं जीसी जीसी कर लो, चलो जीसी जीसी, तो यहाँ पे जीसी यहाँ पे जीसी। तो इसको अब आप यहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो तो भी एक ही बात है, और यहाँ से पढ़ रहे हो तो भी एक ही बात है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज पैलिंड्रोम्स, राइट। तो आई होप हमें समझ में आ गया कि व्हाट पैलिंड्रोम्स आर। तो एनसीईआरटी का ये जो वर्ड है दैट इज मलयालम, बहुत अच्छे से याद रखोगे। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, नितिन है, मॉम है, डैड है, नमन है। और अगर आपको कुछ और ऐसे पैलिंड्रोम्स के बारे में पता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या पैलिंड्रोम्स के एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नाउ सी, हाँ जी, These are the group of letters. Palindromes क्या है, ग्रुप ऑफ वो लेटर्स हैं that form the same words when reading both forward and backward। देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया, मलयालम। ठीक है, as against a word palindrome where the same word is read in both the direction, palindrome in DNA is a sequence of base pairs। ये देखो, ये पैलिंड्रोम है बेटा जो मैं अभी बना रही थी। ठीक है, दिस इज GAATTC। अब इसको चाहे मैं इस वाले डायरेक्शन में रीड करूं चाहे मैं इस वाले डायरेक्शन में रीड करूं, ठीक है, तो ये एक ही बात है, चाहे मैं इसको यहां से पढ़ूं चाहे मैं इसको यहां से पढ़ूं, दैट इज GAATTC। ऐसी GAATTC ये क्या है, दिस इज पैलिंड्रोम। आई होप हमें ये बात क्लियर हो गई है। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो फोकस है वो सारा का सारा फोकस इन साइट्स को ढूंढने पर है। रिकॉग्निशन साइट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट करेगा स्पेसिफिक साइट पे। मान लो अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया EcoR1 पर्टिकुलर इसी साइट पे आके ही कट करेगा।
ठीक है, तो जिसकी वजह से एंडोन्यूक्लियस क्योंकि बीच में से कट कर रहे हैं तो हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। ओके, दैट रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन अ 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू इफ read in 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये किसकी एग्जांपल है बेटा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। दे कट द डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा सा enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites between the same two bases on the opposite strand। देखो, कुछ जानी बेजानी सी पिक्चर आपके सामने, एनसीईआरटी की पिक्चर है। क्या किया हमने? फॉरेन डीएनए को लेकर आए, ठीक है। अब हमें पता है कि डिजायर्ड डीएनए हमने ले लिया और ये ले लिया हमने वेक्टर प्लास्मिड, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करेंगे वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए एज वेल एज डिजायर्ड डीएनए को लाने के लिए जब डीएनए कट करना पड़ेगा, ठीक है। कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो मान लो इस वाले साइट पे कट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फॉरेन डीएनए को कट कर दिया और इधर से वेक्टर डीएनए को कट कर दिया। अब हम कौन सा एंजाइम लेकर आएंगे? लाइगेज। लाइगेज क्या कर देगा? इस फॉरेन डीएनए को इस प्लास्मिड डीएनए के साथ, वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दोनों अटैच हो गए और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारे फॉरेन डीएनए है और ये क्या बन गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो ई कोलाई था, ये हमने स्टार्टिंग में समझा, अब ये क्या हो गया बेटा? ट्रांसफॉर्म हो गया, इसकी फॉर्म चेंज हो गई। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ई कोलाई इन द क्लोनिंग होस्ट, मतलब हमारे जो डिजायर्ड डीएनए है, हमारा जो फॉरेन डीएनए है, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है। किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से ही आज हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डिजायर्ड जीन है उसको कहीं भी, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। So this leaves single stranded portions at the ends. These are overhanging stretches called sticky ends. तो हम sticky ends को समझ चुके हैं। sticky ends क्या होते हैं? देखो, sticky ends का हमने अभी मतलब समझा था। this one, look at this picture. ये जो फ्रेगमेंट आया, ये वाला जो पोर्शन आया और इसका ये वाला पोर्शन, ये कौन से एंड्स हैं? These are sticky ends. ये स्टिकी एंड। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थोड़ा सेंटर से दूर कट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं बेटा? स्टिकी एंड्स मिलते हैं, राइट। ऑन ईच स्ट्रैंड दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। स्टिक का मतलब होता है स्टिक कर जाना, ठीक है, चिपक जाना। तो हमने देखो क्या किया, हमने ये किया, हमने एक स्ट्रैंड ये वाला, एक स्ट्रैंड ये वाला, दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो मतलब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ के क्या बना सकते हैं? स्टिकी, मतलब आपस में स्टिक कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? स्टिकी एंड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको स्टिकी एंड्स का नाम दे रहे हैं। Complementary cut counterpart. This stickiness of the ends facilitates action of enzyme DNA ligase, और इन्हीं sticky ends की वजह से DNA ligase दोनों strands को आपस में join करवा पाता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। ये हमने अभी भी समझा, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई स्टार्टिंग में भी समझा था हमने कैसे बनता है। Which are composed of DNA from different sources genome. When cut by same restriction enzyme, resultant DNA fragment के पास same kind के sticky ends बनेंगे और इन sticky ends को हम join कर सकते हैं end to end with the help of enzyme ligase enzyme, ठीक है। आई होप हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे, राइट। अपने पैलेंड्रोमिक साइट दैट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, वो वहीं से कट करेंगे और एंडोन्यूक्लियस हैं तो कौन से एंड्स प्रोड्यूस करेंगे? स्टिकी एंड्स, राइट। तो अभी आज हम इतना ही डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्कशन इन पार्ट 2। बट नाउ इट्स द टाइम टू थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर देके देखते हैं कि हमें क्या कुछ समझ में आया है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? Yes, to cut the DNA at specific position,
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स नॉट ओनली फ्रॉम डीएनए, हम एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एंड से नहीं कट करना। टू रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये काम है, बट जो मेन काम है दैट इज कट करना है डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशंस पर। ओके, हाउ आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम्ड? फर्स्ट लेटर को हम डिराइव करते हैं जीनस नेम से, यस, एक तो हो गया ये। द सेकेंड टू लेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेन नेम, नो, ये भी रॉन्ग है। द रोमन नंबर इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ एंजाइम आइसोलेशन, यस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं बी और डी की, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमने समझा कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो जीनस से लेते हैं, जिस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया गया, और रोमन नंबर क्या इंडिकेट करता है कि उस एंजाइम को कैसे आइसोलेट किया गया, किस ऑर्डर में उसकी डिस्कवरी हुई, राइट। तो दैट इज दोनों कैन बी यूज्ड। What is the result of restriction endonuclear enzyme cleavage on DNA? It forms single-stranded portion of the ends with overhanging stretches. It removes the palindromic nucleotide sequence. It adds methyl group. It forms circular DNA. देखो क्या है, what is the result of restriction enzyme cleavage करने के बाद हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन आ गए एट द एंड्स, जिनके कुछ ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होंगे, और इन्हीं एंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, ठीक है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द डीएनए, नो, ये तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डीएनए लाइगेजेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को टुगेदर, आपस में जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ओके, what is the characteristic feature of a palindromic nucleotide sequence in DNA? It reads the same on both the strands in 5' to 3' direction. It reads the same on both the direction 3' to 5'. It forms, yes, palindromic की जो importance है वो ये है कि ये endonuclease के लिए specific recognition site है. It forms a specific recognition sequence for restriction enzyme. ठीक है, तो आंसर हो गया सी। तो with this we have what we have started with the discussion of tools of biotechnology। तो उसमें से हमने आज सिर्फ और सिर्फ कौन से पढ़े हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो with this it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile।